नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। चर्चित सीनियर आईपीएस जीपी सिंह ने खुद पर हो रही कार्रवाई को लेकर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर दी है। 90 पन्नों की इस याचिका में जीपी सिंह ने पूरे मामले में स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर किसी स्वतंत्र एजेंसी से मामले की जांच शुरू नहीं होने तक राज्य की पुलिस की जांच पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। हाईकोर्ट के सीनियर वकील किशोर भादुड़ी के जरिए यह याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट के जस्टिस व्यास की सिंगल बेंच इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर 1 जुलाई को एसीबी की टीम ने जीपी सिंह के सरकारी आवास समेत करीब 10 ठिकानों पर छापा मारा। 68 घंटे चले मैराथन छापे में 10 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के कागजात, कुछ डोजियर, टूल किट, दस्तावेज और पेन ड्राइव मिले थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने जीपी सिंह को पद से निलंबित कर दिया था। जीपी सिंह पर राजद्रोह का केस भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जीपी सिंह फरार चल रहे हैं। इसी बीच अब उन्होंने हाई कोर्ट की शरण ली है। तो उनकी मांग ये है इस पिटीशन में कि इन्वेस्टिगेशन तो चले, लेकिन वो सीबीआई या अन्य कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, राज्य की पुलिस ना करे। जिसपे ये मांग की गई है कि जब तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हो जाती, स्टेट पुलिस को ये रोका जाए कि वो इन्वेस्टिगेट ना करे। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह पर राजद्रोह के मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एसीबी को मिली जानकारी के अनुसार कार्रवाई हुई है। जो दस्तावेज पाए गए हैं और जिन कार्यों में संलिप्तता थी, उनके अनुसार धारा लगी है। सीएम ने लगातार समीक्षा बैठकों को लेकर कहा कि बैठक में सभी विभागों और योजनाओं की कामकाज की समीक्षा की गई है। अगर किसी काम में तकलीफ है तो इसे दूर करने का प्रयास किया गया है। योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए समय सीमा तय की गई है। प्रदेश में आपराधिक घटना बढ़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं। बीजेपी कार्यकाल में हुई घटनाओं का तुलनात्मक आंकड़ा देख लें। उन्होंने कहा कि अपराध होंगे क्योंकि समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। देखिए, जो एसीबी ने जो कार्रवाई की है वो उनकी जानकारी के अनुसार ही उन्होंने किया, और उसके बाद जो उनके पास जो दस्तावेज पाए गए और जिन कार्यों में संलिप्त है, उसके अनुसार ही उन पर धाराएं लगी। उन सबको जानकारी लेते हुए आवश्यक जो निर्देश है वो देने भी काम है, और साथ ही सबको टाइम लिमिट दिया गया है कि उन्हीं से पूछा गया कि आप कितने दिन में पूरा करेंगे, तो टाइम लिमिट भी फिक्स किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल के किसी 1 वर्ष का निकाल लीजिए और हमारे 2.5 साल में से किसी 1 साल का निकाल लीजिए, दोनों तुलना कर लीजिए। अपराध उस समय ज्यादा होता था कि अब ज्यादा हो रहा है। सवाल इस बात का है, कोई अपराधी अपराध करता है या कोई घटना घटती है, पुलिस कार्रवाई करती है नहीं करती, ये महत्वपूर्ण है। भाजपा शराबबंदी का वादा पूरा नहीं किए जाने को लेकर लगातार सरकार को घेर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने तो इसे लेकर आंदोलन भी चलाया हुआ है। अब इसे लेकर शराबबंदी के लिए बनी कमेटी के प्रमुख सत्यनारायण शर्मा ने भाजपा से पूछा कि अगर शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेंगे क्या। उन्होंने भाजपा नेताओं से सवाल किया कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में शराब नहीं बिक रही। भाजपा शासित राज्यों में शराब बंद करने की मांग क्यों नहीं करते। भाजपा के नेता एक और शराबबंदी की मांग करते हैं, वहीं इसे लेकर बनाई गई कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होते। इस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने शराबबंदी करने का वादा किया था, न कि बीजेपी ने या किसी और राज्य ने। शराबबंदी की कमेटी के बारे में उन्होंने कहा कि कमेटी की बैठक कब और कहां होती है, इसकी सूचना ही उन्हें नहीं दी जाती। शराब मध्य प्रदेश में नहीं बिक रही, शराब इनके टाइम नहीं बिकी। अपने 15 सालों में क्या किया इन्होंने शराब को लेकर के। एक तरफ हमको इस बात का डर है कि जहरीली की शराब का सेवन करने से मौतें हुई हैं और हो सकती हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। स्कूल खोलने को लेकर निजी स्कूलों ने एक सर्वे किया, जिसके आधार पर निजी स्कूलों का दावा है कि 90% से ज्यादा पालक
स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। हालांकि पालक ये जरूर कह रहे हैं कि स्कूल 6वीं से आगे की कक्षाओं के लिए खोले जाएं। स्कूल खोलने को लेकर लगातार निजी स्कूल सरकार से मांग कर रही है। सरकार ने फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाने का फैसला लिया है। सरकार के फैसले के बाद निजी स्कूलों ने 12 से अधिक जिलों में सर्वे कराया। उनका दावा है कि 50 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 से अधिक परिजनों से मुलाकात की और स्कूल खोलने को लेकर उनका क्या मत जाना। लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक डॉक्टर कमलप्रीत सिंह ने कहा कि ये फैसला मंत्री परिषद में लिया जाना है। पिछली बार भी स्कूल पर फैसला मंत्री परिषद ने लिया था, इस बार निर्णय वहीं से लिया जाएगा। बच्चों से भी हमने राय ली, अलग से राय ली और पालकों से राय ली। उसमें सारे लोग स्कूल खोलने के पक्ष में, ज़्यादा उसमें जो बहुतायत राय है वो 6वीं से ऊपर स्कूल खोलने के पक्ष में। तो ये सारी राय जितनी हमारे पास सर्वे की जो रिपोर्ट आई है प्रदेश के अलग अलग जगहों से, उसको लेकर हम माननीय डायरेक्टर श्री कमलप्रीत सिंह जी से मिलेंगे। उच्चतम स्तर का निर्णय है। पिछली बार भी जब स्कूल खोले गए थे तो मंत्रिपरिषद में इसका निर्णय हुआ था, तो इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। और क्योंकि इसमें दूसरा विभाग, स्वास्थ्य विभाग का भी अभिमत रहता है, अन्य राज्यों में खोलने की स्थिति में और यहाँ पे कोरोना की स्थिति में उच्चतम स्तर पे ये निर्णय लिया जाएगा। खेल महाकुंभ ओलंपिक में खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए जाने से पहले छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा राज्यपाल से मिले। टोक्यो रवाना होने से पहले गुरचरण सिंह होरा को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने शॉल और श्रीफल भेंट कर शुभकामनाएं दी। राज्यपाल उइके ने गुरचरण सिंह होरा को गणपति की प्रतिमा भी भेंट की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सीईओ और उपाध्यक्ष बशीर अहमद, कोषाध्यक्ष साहिराम जाखड़ और सचिव गिरीश अग्रवाल को भी राज्यपाल ने बधाई दी। इस महाकुंभ में छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी होने जा रही है। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें टोक्यो आने का न्योता दिया। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की ओर से संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा का नाम प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तावित किया। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड मामले में एनआईए ने हिड़मा सहित 20 इनामी नक्सलियों की सूची जारी की। इसमें बटालियन नंबर 1 के कमांडर हिड़मा पर 7 लाख का इनाम घोषित हुआ। साथ ही नंबला केशवारा उर्फ गागन्ना, मलोजुल्ला, वेणुगोपाल उर्फ भूपति और कट्टम सुदर्शन उर्फ आनंद के ऊपर 10-10 लाख का इनाम घोषित किया गया। 4 नक्सलियों पर 7-7 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दौरान 9 अप्रैल 2019 में दंतेवाड़ा के तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। इस घटना में 4 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए थे। बाद में नक्सलियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। स्वर्गीय श्री भीमा मंडावी की नक्सल घटना में शहीद हो गए थे। तत्पश्चात प्रारंभिक विवेचना जिला पुलिस द्वारा की जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक उसका विवेचना को एनआईए ने टेक ओवर किया। एनआईए द्वारा भी प्रमुख रूप से 20 आरोपियों को शिनाख्त करके उनके ऊपर अभी रिवॉर्ड भी घोषित की गए थे। इस प्रकार के संपूर्ण विवेचना भी एनआईए द्वारा की जा रही है। एनआईए के जो कार्रवाई में आगे जो परिस्थिति निर्मित होगी उसी हिसाब से उनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नरेश मिश्र। नरेश, जानकारी दें इस खबर पर। देखिए, कुल 20 लोगों की लिस्ट है और इसमें प्रमुख रूप से हिड़मा और उस इलाके में देवा जो सक्रिय और विनोद, इन 3 लोगों के प्रमुख नाम है, जिसमें कॉन्स्पिरेंसी के पीछे विनोद और देवा का नाम बताया जा रहा है। और हालांकि जो ज्यादातर नक्सली इसमें मिलिट्री दलम के प्रमुख देवजी का भी नाम शामिल है। और इससे पहले लगातार एनआईए ने जांच की और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। 6 के करीब लोग आरंभिक तौर पर गिरफ्तार हुए थे, जिसमें स्थानीय सरपंच, पूर्व सरपंच भी शामिल था इस पूरे घटनाक्रम में। तो अभी ये सूची आने के बाद और इनाम घोषित होने के बाद एक बार फिर से पुलिस इस मामले को लेकर आगे की तलाशी की कार्रवाई करेगी। चलिए, शुक्रिया आपका नरेश जानकारी के लिए। तो मंडावी हत्याकांड के मामले में जारी किए गए 20 इनामी नक्सलियों के नाम। नक्सल डीआईजी ओपी पाल का कहना है कि नक्सलियों के एमएससी जोन के विस्तार की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार की अनुशंसा पर मुंगेली जिले को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं बालोद जिला नक्सल गतिविधियों से मुक्त हो चुका है। डीआईजी नक्सल ओपी पाल ने कहा कि अब मुंगेली में नक्सल जिले के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की जाएगी। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। प्रदेश में एक और जिले को नक्सल प्रभावित जिला घोषित कर दिया गया है। उसी
को देखते हुए वहां की सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। हमारे साथ डीआईजी नक्सल ऑपरेशन ओपी पाल मौजूद हैं। अभी एक जिले को और नक्सल प्रभावित जिला घोषित कर दिया गया है और उसी तरह की वहां व्यवस्था की जा रही, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है और क्या वजह है कि मुंगेली जो अब तक इस छूता था उसको नक्सली जिला घोषित किया गया? केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर नक्सल प्रभावित जिलों की समीक्षा की जाती है। छत्तीसगढ़ में कुल 14 जिले नक्सल प्रभावित हैं और अभी मुंगेली को हाल में ही गृह मंत्रालय के सरकार द्वारा इसको नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया गया है और बालोद जिलों को उस सूची से हटाया गया है। मुंगेली को नक्सल प्रभावित जिला घोषित करने के पीछे मुख्य कारण एमएमसी जोन की गतिविधियां हैं। नक्सलियों की जो एमएमसी जोन है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सक्रिय है, इसके विस्तार के इलाके में मुंगेली भी शामिल है। इसमें अचानक मार्ग के फॉरेस्ट है और ये इलाका उधर आगे मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है और इसको देखते हुए यहाँ नक्सलियों के विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए इसे एसआरई जिला घोषित किया गया है। क्या व्यवस्था वहां पर की जा रही, चूंकि अब नक्सली जिला घोषित हो चुका है तो वहां पर क्या बल बढ़ाया जाएगा, किस तरह की व्यवस्था वहां पर की जा रही है? इस संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकार से ही गया था और आने वाले दिनों में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। विशेष तौर पर जो जंगल और पहाड़ का क्षेत्र है उस इलाके में सर्चिंग बढ़ाई जाएगी और एसआरई जिला घोषित होने से जो केंद्र सरकार की एसआरई स्कीम है, सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर यानी सुरक्षा संबंधित व्यय, इस स्कीम के तहत ये जिला भी कवर होगा। तो आपने सुना कि एमएमसी जोन के विस्तार की संभावना को देखते हुए मुंगेली को नक्सल जिला घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव दिया था और केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। तो अब इसके बाद वहां की व्यवस्था भी उसी तरह से दुरुस्त की जा रही है, वहां पे बल भी उसी तरह से बढ़ाया जा रहा है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रायपुर से बड़ी खबर, बाल गृह पर कार्रवाई। अवैध रूप से संचालित हो रहे बाल गृह पर कार्रवाई की गई है। बाल गृह को नोटिस जारी किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने कार्रवाई की है। 20 बालक बालिकाओं को किया गया है शिफ्ट। किशोर न्याय अधिनियम के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति के संचालन हो रहा था बाल गृह। तो बड़ी खबर रायपुर से, बाल गृह पर कार्रवाई की गई है। अवैध रूप से संचालित हो रहे बाल गृह पर कार्रवाई की गई है। बाल गृह को नोटिस जारी किया गया है। 20 बालिक बालिकाओं को शिफ्ट किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई है। तो बिना अनुमति के संचालन हो रहा था बाल गृह का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। स्टार, ये कैसे संभव है कि बिना अनुमति के बाल गृह का संचालन किया जा रहा था? 20-20 बच्चे वहां पर रह रहे थे कि इसकी जानकारी किसी को नहीं लगी? देखिए, कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर मामला है कि इतने जो नया रायपुर जैसा इलाका है और खास बात है कि रहवासी इलाका है, वहां पर ये बाल गृह संचालित किया जा रहा है और इसकी अनुमति तक नहीं ली जाती, जबकि किशोर बाल अधिनियम में साफ प्रावधान है यदि कोई बाल गृह का संचालन करता है तो उसे जिला कलेक्टर के साथ साथ तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए महिला बाल विकास विभाग से भी और चाइल्ड हेल्पलाइन से भी अनुमति लेनी होती है। लेकिन इस मामले में किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई और वहां पर बाल गृह का संचालन किया जा रहा था। तत्काल मौके की जानकारी मिलने के बाद महिला बाल विकास विभाग की टीम वहां पहुंची है और करीब 20 बच्चों को वहां से अलग किया है। वहां पर उनमें से जो बालक थे उनको माना में जो बाल आश्रम संचालित किया जाता सरकार के द्वारा वहां रेफर किया गया, वहां शिफ्ट किया गया और जो बालिकाएं थी उनको SOS जो चिल्ड्रन गृह माना में ही है वहां पर शिफ्ट किया गया है। तो जबकि बहुत सारे नियम है, प्रोटोकॉल है बाल गृह के संचालन के, लेकिन उन प्रोटोकॉल यही बड़ा सवाल है कि तमाम नियम और प्रोटोकॉल के होने के बावजूद स्टार इस तरीके से कैसे संचालन हो रहा था बाल गृह का? आप देखते की बात होगी, कार्रवाई क्या होती है। शुक्रिया आपका। महासमुंद के नए ट्रैक पर अब जल्द ही रेलगाड़ियों का आवागमन शुरू होगा। दोहरी रेल लाइन में बेलसोंडा से आरंग तक ट्रेन के स्पीड ट्रायल हुआ। CRS की टीम ने 120 किलोमीटर की स्पीड में महानदी ब्रिज के ऊपर स्पीड ट्रायल का परीक्षण किया, जिसकी रिपोर्ट मंडल को भेजी जाएगी। फिर अनुमति मिलते ही नए ट्रैक पर ट्रेनों का आवागमन शुरू होगा। इस ट्रायल के दौरान रेलवे के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे।
और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।